क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान का जन्म पृथ्वी पर नहीं बल्कि यहाँ से 400 लाइट ईयर्स दूर हुआ हो? हमारी परंपराओं के मुताबिक हम सभी स्टार पीपल की संतान हैं। दुनिया भर के लोगों ने प्लेडियस की तरफ इशारा किया और उसे ही अपना असली घर बताया। प्लेडियस का जिक्र तो हमें हजारों सालों पहले भी मिला है। मतलब केपलर स्पेस टेलीस्कोप को प्लेडियस पर दूसरे ग्रहों के सबूत मिले हैं। अब एक नई खोज इस स्टार सिस्टम के साथ हमारा एक बड़ा चौंकाने वाला रिश्ता जोड़ रही है। वो चीज शायद आई थी प्लेडियस स्टार क्लस्टर से। ये बड़ी हैरानी की बात है। इससे हमें ये पता चलता है कि आखिर परग्रही कहाँ से आते थे। वो आया करते थे प्लेयडीज से। ब्रह्मांड में एक दरवाजा बना है और उसके पार है वो सच जिससे हम अनजान हैं। उसे जानने के लिए हमें हर उस बात पर सवाल उठाने होंगे जो हम जानते हैं। सबूत हमारे आसपास ही है। हमारा भविष्य हमारी नजरों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं। हम कभी अकेले रहे ही नहीं। They came from Pleiades. मूवी हवाई 19 अक्टूबर 2017। हवाई यूनिवर्सिटी की हेलिकला ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल में घूमने वाली एक अनोखी चीज का पता लगाया। उन्होंने शुरुआत में उसे एक एस्टेरॉयड कहा, लेकिन बाद में हुई जांच के बाद रिसर्चर ने देखा कि वो चीज सूरज के करीब पहुंचने पर और तेजी से भागने लगती है। उसमें कॉमेट की खूबियां नजर आ रही थी। उसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा कि वो एक बिल्कुल नई चीज है, एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। हमने अपने सोलर सिस्टम में पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। हमारा अंदाजा था कि उसकी लंबाई करीब 800 मीटर या करीब आधा किलोमीटर थी। उसका आकार एक सिगार जैसा था। वो चीज बहुत तेजी से घूम रही थी और उसकी रफ्तार करीब 3,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब हमें कोई ऐसी चीज मिलती है जो बहुत अहम हो या काफी उत्सुकता पैदा कर रही हो, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में एक अंदाजे के मुताबिक करीब 10 लाख करोड़ तारे हैं और उन सभी का अपना एक सौर मंडल है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अभी तक एस्ट्रोनॉमर्स यही मानते रहे हैं कि किसी चीज का किसी और सौर मंडल से हमारे सौर मंडल में आ पाना असंभव ही है। वो चीज किसी और सोलर सिस्टम से आई थी, इसलिए जाहिर है कि वो उस मटेरियल की नहीं थी जिससे हमारा स्टार सिस्टम बना था। यही बहुत बड़ी बात है कि हमने उसे देखा था। अब हम जानते हैं कि चीज एक स्टार सिस्टम से दूसरे में जा सकती है। रिसर्चर्स ने उस इंटरस्टेलर मेहमान का नाम रखा ओumuamua। हवाईयन में इसका मतलब होता है दूर देश से सबसे पहले आया दूत। क्या ये कहा जा सकता है कि वो इंटरस्टेलर मेहमान असल में एक दूत था? उसे एक खास मिशन पर हमारे सौर मंडल में भेजा गया था। कई अलग अलग साइंटिस्ट ने उस डेटा को एनालाइज किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि वो ना तो एस्टेरॉयड था और ना ही कॉमेट। साइंटिफिक डेटा से तो यही लगता है कि वो असल में एक आर्टिफिशियल चीज थी। हम सभी के दिमाग में यही बात आ रही थी जो शायद एक इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट थी। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने भी यही कहा। हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर एवी लियोब ने कहा कि इस चीज को देखकर तो यही लगता है कि वो एक नई टेक्नोलॉजी के प्रोपल्शन पैटर्न्स पर काम कर रही है और हम अभी भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए उस टेक्नोलॉजी को टेस्ट ही कर रहे हैं। उसका नाम है सोलर सेल प्रोपल्शन। बड़े बड़े रिफ्लेक्टिव सेल्स सूरज की रोशनी लेकर एक यान को अंतरिक्ष के वैक्यूम में आगे बढ़ाते हैं। हम फोटोन सेल्स बना सकते हैं। इसके पीछे की सोच ये थी, एक ऐसा मटेरियल बनाना जो फोटोन्स को रिफ्लेक्ट करे और वो है लाइट। उसे डिप्लॉयड करने के बाद स्टार लाइट में उसे एक्सेलरेट किया जा सकता है और फिर वो चलता रहेगा। क्या उसी परग्रही टेक्नोलॉजी से ओumuamua चल रहा था? उसे देखकर यही सवाल उठता है कि क्या वो किसी टारगेटेड मिशन पर आया है या वो किस्म का प्रोब है जिसे जीवन की तलाश करने के लिए भेजा गया है। जब इंसान चांद पर जाकर उसके ऊपर नहीं चला था, तब हमने भी चांद और उसके आसपास कई प्रोब्स भेजे थे ताकि उसकी जानकारी ले सकें। हो सकता है किसी और ग्रह की नासा जैसी किसी संस्था ने इसी मकसद से अपना एक प्रोब पृथ्वी पर भेज दिया हो।
उस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी उसे सूरज के पार ले आई, जहां वो मुड़ा और फिर पृथ्वी की कक्षा के पैरेलल चलने लगा। हमारे सौर मंडल के बाहर जाने के पहले वो शायद पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच घूमता रहा था। जब ओumuamua यहाँ आया था तब कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है। फिर 2018 में हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोनॉमर ने उसके मूवमेंट को रिट्रेस करके बताया कि वो प्लेडीज से आया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसे प्लेडीज से भेजा गया हो? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स के लिए ये बात बड़ी उत्सुकता पैदा करने वाली है कि ओumuamua हमारे सौर मंडल में प्लेडीज स्टार क्लस्टर से आया था। प्लेडीज की चर्चा दुनिया की कई प्राचीन संस्कृतियों में रचना की कहानियों में मिलती है और उन कहानियों में कहा गया है कि वहां से वो जीव पृथ्वी पर जीवन के बीज डालने आए थे। अगर हम प्लेडीज से जुड़ी दुनिया भर की माइथोलॉजीज को देखें तो साफ नजर आता है कि प्राचीन काल में भी उस स्टार क्लस्टर से जीव पृथ्वी पर आते थे। वो पृथ्वी से करीब 400 लाइट ईयर्स दूर टॉरस कॉन्स्टेलेशन के करीब है और प्लेडीज की सबसे बड़ी पहचान है कि वो 7 बेहद चमकीले तारे हैं, मगर वहाँ असल में हजारों तारे हैं। प्लेडीज, हम सभी ने प्लेडीज का नाम सुना है। उन्हें 7 सिस्टर्स भी कहते हैं क्योंकि अगर आपकी निगाहें वाकई तेज हैं तो आप सर्दियों में आसमान में उन 7 को बहुत ही कॉम्पैक्ट कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं। मगर वहाँ उन 7 के अलावा और भी तारे हैं। असल में प्लेडीज में 3000 तारे हैं। प्लेडीज एक स्टार क्लस्टर है। वो तारे एक दूसरे से बहुत दूर नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिमटे हुए हैं। वो किसी कॉन्स्टेलेशन से बिल्कुल अलग हैं, जिसमें तारे अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं और उनके बीच की दूरी भी बहुत ज्यादा होती है। प्राचीन लोगों के लिए ये विशाल स्टार क्लस्टर कितना अहम था, इसकी चर्चा सिर्फ उनकी रचना कहानियों में ही नहीं मिलती, बल्कि उनकी बनाई कई इमारतों के रुख में भी नजर आती है। दुनिया भर में हमें जगह जगह पर ऐसी प्राचीन इमारतें मिलती हैं जिनकी अलाइनमेंट्स प्लेडीज की तरफ हैं। ये आपको चाको कैनियन में मिल सकता है, मेसो अमेरिका में है और दुनिया के कई और हिस्सों में भी है। ये बात साफ है कि प्राचीन लोग प्लेडीज तारामंडल को अपने दौर में बनाई गई विशाल इमारतों से किसी न किसी तरह जोड़ते थे। इसके अलावा प्राचीन आर्ट वर्क और आर्टिफैक्ट्स में इन तारों को सम्मान दिया गया है और उनमें से एक तो करीब 18,000 साल पुराना है। शायद प्लेडीज का सबसे पुराना रेफरेंस फ्रांस की लेस्कोग्स केव में मिलता है, लेकिन ये सब हजारों साल पुराने हैं, उस वक्त के जब हमने लिखना भी शुरू नहीं किया था। प्लेडीज कॉन्स्टेलेशन कई आर्टिफैक्ट्स में नजर आया है और उनमें से एक सुमेरियन टैबलेट रिलीफ में नजर आया है, जिसमें लग रहा है कि एक देवता प्लेडीज कॉन्स्टेलेशन से आ रहे हैं। ऐसा ही एक और दिलचस्प आर्टिफैक्ट है 17वीं सेंचुरी में मिला नेवरा स्काई डिस्क, जिसमें प्लेडीज कॉन्स्टेलेशन को दिखाया गया है। दुनिया भर में हमें सैकड़ों ऐसे रेफरेंसेस मिले हैं जिनका वास्ता प्लेडीज से था, सिर्फ किसी एक कॉन्टिनेंट या किसी एक कल्चर में नहीं, बल्कि दुनिया के कई कॉन्टिनेंट ने कई कल्चर्स में। इन सब को देखकर मैं तो यही मानता हूँ कि पृथ्वी पर किसी के साथ कुछ हुआ था और उसका रिश्ता प्लेडीज से आए किसी जीव से था। 7 सितारों से मिलकर आसमान में प्लेडीज का स्टार क्लस्टर बना है और उन तारों को अक्सर इंसान के रूप में दिखाया जाता है। ग्रीक मैथोलॉजी में उन्हें 7 सिस्टर्स कहा गया है, तो भारत में उन्हें 7 ऋषियों से जोड़ा गया है। ये 7 बड़े ही बुद्धिमान ऋषि थे जो आसमान में कहीं से इंसानों का भला करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। एक सवाल तो बड़ा ही लाजमी है कि रात के आसमान में प्लेडीज को इतनी आसानी से क्यों देखा जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि प्लेडीज ही वो जगह हो जहां से आसमान के देवता पृथ्वी पर आते थे? प्लेडीज में हजारों तारे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ एक पृथ्वी जैसा ग्रह भी हो और वही हमारे उन परग्रही पूर्वजों का घर हो जहाँ से वो पृथ्वी पर आते थे? केपलर स्पेस टेलीस्कोप को प्लेडीज में कई ग्रहों के सबूत मिले हैं। केपलर ये देखता है कि किस तारे के सामने से रोशनी कम हुई है, क्योंकि उसके सामने से कोई ग्रह गुजरता है और वह असल में पृथ्वी की तरह अपनी ऑर्बिट में घूमता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा है कि प्लेडीज में भी कुछ तारों की रोशनी में कमी आती है, जो शायद उन ग्रहों की वजह से है।
क्या ये कहा जा सकता है कि प्लेडीज स्टार सिस्टम की वो जगह है जहां पृथ्वी पर रहने वाले जीवों ने मूल रूप से जन्म लिया था? और अगर ऐसा है तो क्या प्लेडीज और उस अनोखे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के बीच कोई रिश्ता है जो 2017 में हमारे सौर मंडल में आया था? शायद इस सवाल का जवाब उस संस्कृति की जांच पड़ताल से मिलेगा जो आज भी प्लेडीज को अपना घर मानती है। मोलोकाई हवाई, 25 जनवरी 2020। हवाई द्वीपों के मूल निवासी साल में एक बार मकाही की त्योहार मनाते हैं। 4 महीने के इस उत्सव के दौरान वो हवाई न्यू ईयर का जश्न मनाते हैं और आसमान में प्लेडीज स्टार क्लस्टर के दोबारा नजर आने की खुशी मनाते हैं। बारिश और शांति के देवता लोलो को याद करते हैं जो अपनी नाव में पृथ्वी पर आए थे। ये समय जश्न मनाने का होता है और लोग याद करते हैं कि हवाई के लोगों का रिश्ता प्लेयडीज स्टार सिस्टम से है, क्योंकि हवाइयंस का ये मानना है कि उनके पूर्वज ही सबसे पहले पृथ्वी पर आए थे। प्लेयडीज के साथ हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है, मगर हम उसे कापोई कलानी कहते हैं। आसमान में रहने वाले लोग हमारी परंपराओं के मुताबिक हम पिता आसमान और पृथ्वी माँ की संतान हैं। हम सभी उन स्टार पीपल की संतान हैं। इस उत्सव के दौरान कुमुलिपु गाया जाता है जो करीब 2000 लाइन्स का एक पवित्र मंत्र है और ये सदियों से सुना सुना कर एक से दूसरी पीढ़ी में जाता रहा है। इस मंत्र में बताया गया है कि इंसान की रचना किस तरह से हुई थी और ये 1100 पीढ़ियों तक पीछे जाता है, जो हमारी सभ्यता की शुरुआत तक की बात करता है। हवाई में कुमुलिपो हवाइयंस का जियोलॉजिकल रिकॉर्ड है और ये शायद हजारों साल पहले के ना सही पर सदियों पहले की बात जरूर करता है। और हवाइयंस मानते हैं कि कुमुलिपो के मुताबिक असल में हवाइयंस के पूर्वज प्लेयडीज के थे, इसलिए वो खुद को हाइब्रिड या पृथ्वी पर आए प्लेडियन विजिटर्स के जेनेटिक बीज मानते हैं। प्लेडीज वो पहले तारे हैं जिनकी चर्चा प्राचीन साहित्य में की गई है और कई संस्कृतियों की रचना की कहानियों में उनकी बड़ी अहम भूमिका है। और उनकी बात साइबेरियन, साउथ ईस्ट एशियंस, पैसिफिक आइलैंडर्स, ऑस्ट्रेलियंस और इंडिजिनस अमेरिकन्स करते हैं। पूरे पैसिफिक क्षेत्र, जापान और फिलीपींस में ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें कहा गया है कि देवता प्लेयडीज से आते थे और माना जाता है कि जापान के सम्राट भी प्लेयडीज से ही आए थे। चिरोकी खुद को मूल निवासी कहते हैं। हम मानते हैं कि हमें यहाँ लाया गया था, ग्रेट स्पिरिट्स ने हमें यहाँ छोड़ा था और हमारा असली घर, हमारे पूर्वजों का निवास उसी स्टार सिस्टम में है। मायन लोग मानते थे कि उनके पूर्वजों का घर प्लेयडीज पर था और उनकी भाषा में उस स्टार सिस्टम को बीज कहा गया है। बीज जिससे चीजें उगती हैं या अंडे जिससे कोई चीज पैदा होती है, वो स्टार सिस्टम को अपनी सभ्यता के जन्म का स्रोत मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने इन स्काई हीरोज के बारे में जानते हैं। वो सितारों से आए थे। बुजुर्गों ने मुझे कई बार बताया है कि प्लेयडीज वाले हमारे अपने लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं। समानताएं हैरान करने वाली हैं। हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि दुनिया की इन अलग अलग संस्कृतियों के साथ साथ उनकी रचना की कहानियों में इतनी समानताएं कैसे हैं और वो सभी प्लेयडीज से आने वाले जीवों से कैसे जुड़ी हैं। हवाई के मूल लोगों के मिथकों में से एक ये भी है कि प्लेयडीज से पृथ्वी पर आए जीवों ने यहाँ लुप्त महाद्वीप लुमेरिया बसाया, जिसे मुंह भी कहते हैं। कुमुलिपो की रचना के बाद बहुत से लोग गायब हो गए थे। हम उन्हें मुंह कहते हैं और बहुत से लोग उन्हें लुमेरियन कहते हैं और जो लोग अंधेरे में थे उन्हें हम पो कहते हैं। एक जमाने में वो भी थे मगर बाद में गायब हो गए, जैसे कोई शहर गायब हो जाता है। मुंह की धरती को लेमुरिया भी कहते हैं और ये वही अटलांटिक जैसी एक ही लॉस्ट कॉन्टिनेंट की कहानी है, मगर ये कहानी पैसिफिक की है। वो एक बहुत ही शानदार संस्कृति और बेहद उन्नत टेक्नोलॉजी कामयाबी वाली सभ्यता थी, मगर वो समुद्र में समा गई। हम इंसान देवताओं के बहुत करीब थे और हम सभ्यता, संस्कृति और टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी उन्नति कर चुके थे, मगर सब खत्म हो गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लुमेरियन पर ही मानव सभ्यता का जन्म हुआ था। यही वो जगह है
जहां से इंसान पैदा हुए थे। हवाई की मूल धर्म के बहुत से बुजुर्ग और पुजारी मानते हैं कि हवाइंस असल में लेमुरियंस हैं। माना जाता है कि हवाईयन आइलैंड शुरुआत में लेमुरिया या मून नाम के एक बड़े ही शानदार कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, जो पैसिफिक ओशन में था, और एक बहुत बड़ी विनाश लीला के बाद वो उसी महासागर में समा गया। ये बात भी प्लेडीज से जुड़ी है, क्योंकि माना जाता है कि प्लेडीज ने ही लेमुरिया बसाई थी। हवाई की लोक कथाओं में कहा गया है कि लुमेरिया समुद्र में समा गया, मगर कुछ एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स इससे भी ज्यादा अहम संभावना की बात करते हैं। आम धारणा तो यही है कि लेमुरिया एक वक्त पर पानी में डूब गया था, मगर मैं तो यही मानता हूँ कि लेमुरिया असल में जमीन का कोई टुकड़ा नहीं था, बल्कि वो एक यान था जो समंदर में उतरा था और वो वहीं घूमता रहता था, अपने प्रपल्शन से चलता रहता था। कोई ऐसा शख्स जिसे उस हाई टेक की जानकारी नहीं थी, उसे तो यही लगेगा कि वो अचानक ही गायब हो गया या पानी में डूब गया, क्योंकि वो वहां दिख नहीं रहा था। ये भी टेक्नोलॉजी को ना समझ पाने की अच्छी खासी मिसाल है। क्या वो नहीं हो सकता था एंशिएंट लेमुरिया? क्या ये कहा जा सकता है कि लुमेरिया, जिसे नेटिव हवाइंस ने एक हाई टेक्नोलॉजी की जगह कहा है, वो एक ऐसा टापू था जो मिट्टी या पत्थर का नहीं बल्कि धातु से बना था? क्या वो एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान था जो अंतरिक्ष में चला गया था और फिर प्लेडीज पर लौट गया? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स कहते हैं हाँ, ऐसा ही हुआ था, और इससे जुड़े कुछ और सबूत हमें इंसान के डीएनए में मिल सकते हैं। कैलाश पर्वत, पश्चिमी तिब्बत। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन मतों के लोग इस चोटी को पृथ्वी पर अपने देवताओं का घर मानते हैं। बहुत से तीर्थयात्री इस चोटी की चढ़ाई करते हैं और वो सप्तऋषि गुफा में आकर रुकते हैं, जो इस पहाड़ के दक्षिणी सिरे पर मौजूद है। यहाँ वो इन 7 महान ऋषियों की आराधना करते हैं, क्योंकि उन्हें मानव सभ्यता का भला करने वाला माना जाता है। सप्तऋषि पृथ्वी पर आए थे शिक्षा लेने और इंसान को वो जानकारी देने जो वो जानते थे। अपना काम खत्म करने के बाद आसमान में लौट गए प्लियडीज पर, जो उनकी पत्नियां थीं। सप्तऋषि का रिश्ता भी प्लियडीज स्टार सिस्टम से रहा है और माना जाता है कि एक बड़ा गहरा रिश्ता था उन ज्ञानी ऋषियों और प्लियडीज स्टार सिस्टम के बीच। आज भी भारत, तिब्बत और नेपाल के बहुत से लोग मानते हैं कि वो उन सप्त ऋषियों की संतान है, उन शक्तिशाली आसमानी जीवों की जिनका रिश्ता प्लेडीज से था। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि एक बड़ा ही दिलचस्प वैज्ञानिक प्रमाण इस दावे को साबित कर देगा कि वो कहानियां सही थी। वो उन लोगों की बात करते हैं जो इस इलाके के मूल निवासी हैं और जिन्हें शेरपा कहते हैं। दुनिया भर में लोग जानते हैं कि शेरपा काफी ऊंचाई पर भी आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। ये उनके लिए कुदरती है। उन्होंने देखा कि शेरपाओं में एक खास जीन होती है जिसके दम पर वो कम ऑक्सीजन वाली जगहों पर भी रह लेते हैं। अगर हम वहां जाएं तो बीमार हो जाएंगे या हमारी जान भी जा सकती है। जेनेटिसिस्ट ने पाया कि शेरपा डीएनए में एक खास सुपर एथलीट जीन होती है जो दूसरे इंसानों के मुकाबले शेरपाओं के शरीर में ऑक्सीजन को ज्यादा अच्छी तरह से रेगुलेट करती है। जुलाई 2014 में जेनेटिसिस्ट ने यह भी पता लगा लिया कि ये अनोखी चीज कहां से आई है। वो मिली थी एक इंसान के पहले के एक रहस्यमय प्राचीन वंश से। दक्षिणी साइबेरिया, 2010। दूर दराज के अल्ताई पर्वतों पर करीब 14,000 फुट की ऊंचाई पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक छोटी सी हड्डी मिली जो एक प्राचीन ह्यूमेराइड प्रजाति की थी जो 40,000 साल पहले हुआ करती थी। उन हड्डियों को एनालाइज किया गया जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एंथ्रोपोलॉजी में। वो डीएनए के मामले में अव्वल हैं। हालांकि उन्होंने हड्डी के डीएनए की तुलना इंसान के डीएनए से की,
मगर वो नहीं मिले। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस नई प्रजाति का नाम रखा था डेनिसोवैन, उस गुफा के नाम पर जहां से यह हड्डी मिली थी। और हड्डी के इस छोटे से टुकड़े से वैज्ञानिकों ने पूरे डेनिसोवैन जीनोम को सीक्वेंस कर लिया। उस डीएनए टेस्ट से एक बड़ी चौंकाने वाली बात पता लगी। उन्होंने देखा कि डेनिसोवेंस में भी वही सुपर एथलीट जीन थी जो तिब्बत के शेर्पाओं में पाई जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और जांच करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि डेनिसोवेंस से ही उन्हें वो जीन मिली थी। अब हमें ये पता लगने लगा है कि इंसान की उत्पत्ति की बात उतनी सहज नहीं है जितना कि हम मानते हैं। डेनिसोवेन की खोज के बाद दशकों में वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया है कि उनका डीएनए आज भी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पैसिफिक आइलैंड्स, भारत और तिब्बत में रहने वाले कुछ लोगों से मिलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन जगहों पर रहने वाले वहां के मूल निवासी असल में प्लेडीज स्टार क्लस्टर से जुड़े हैं। रिसर्चर्स ने यह भी देखा कि इन ग्रुप्स की सांस्कृतिक मान्यताएं भी मिलती जुलती हैं और ये सब मानते हैं कि प्लेयडीज ही इनका ओरिजिन पॉइंट है और ये अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपने विरासत के बचे रहने की वजह प्लेयडीज को ही मानते हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि साइबेरिया में मिला डेनिसोवैन हड्डी का टुकड़ा असल में प्लेडीज से आए किसी जीव का हो? उस स्टार क्लस्टर से आने वाले जीवों की कहानियां इतनी व्यापक है कि उन्हें एक नाम भी दे दिया गया है, प्लेटियंस। मैं कई साल से एक से दूसरे कोस्ट के बीच काम कर रहा हूँ और मैंने कई लोगों से बात भी की है और उन्होंने कई स्टार सिस्टम्स और क्लस्टर्स की बात की है, जिनमें से एक था प्लेयडीज। उन्होंने ये भी कहा कि प्लेयडीज मूल रूप से इंसान रूपी थे, हमारे जैसे दिखने वाले, या मैं कहूँ कि हम उनके जैसे दिखते हैं। चश्मदीदों ने उन्हें हल्की या नीली रंगत वाले जीव कहा था और बताया था कि वो आसमान से यहाँ आए थे। प्राचीन सभ्यताएं जानती थी कि प्लेडियंस उसी वक्त से पृथ्वी के संपर्क में है जब से समय की शुरुआत हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि प्लेडियंस ने अपने डीएनए पृथ्वी के जीवों को दिए ताकि इंसानों का जेनेटिक मटेरियल उन्नत हो सके और वो लगातार इवॉल्व होता रहे। प्लेडीज को दुनिया की कई संस्कृतियां अपना मूल घर मानती है, मगर हिस्टोरियंस और मैथोलॉजिस्ट कहते हैं कि कई और भी स्टार सिस्टम्स हैं, जैसे कि ओरायन और सीरियस, और उन लोगों को भी कई प्राचीन संस्कृतियों ने अपनी उत्पत्ति का स्रोत माना है। अलग अलग संस्कृतियों ने प्लेयडीज या सीरियस जैसे कॉन्स्टलेशन में किसी खास जगह से आने की बात कही है। ओरायन भी दुनिया में कई जगहों पर नजर आता है। कम से कम माइथोलॉजी या लोक कथाओं में यही कहा गया है कि वहां ऐसे ग्रह हैं जिनके ऊपर हमारे जैसे जीव रहते हैं। उन सभी तारों पर, मगर वहां क्या है, उनसे हमारा क्या रिश्ता है? अगर प्राचीन काल की कोई एक संस्कृति उनकी बात करती तब तो अलग बात थी, लेकिन जब सभी प्राचीन संस्कृतियों में उन सभी की ओरिजिन स्टोरीज में एक ही बात दोहराई गई हो, तो फिर जवाब स्पष्ट हो जाता है, कुछ तो बात थी। तो अगर हम आज उन प्राचीन स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं जो ओरायन या प्लेयडीज की तरह बने हैं, तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि ये वो जगह थी जहां से वो परग्रही आते थे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्राचीन संस्कृतियों की वो ओरिजिन स्टोरीज सिर्फ कल्पना पर आधारित न हो, बल्कि वो असली ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हो? अगर ऐसा था तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे अतीत में एलियंस कई स्टार सिस्टम से पृथ्वी पर आते थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो मानते हैं कि ऐसा ही हुआ था, और वो सबूत के तौर पर न सिर्फ प्राचीन कहानियों को पेश करते हैं, बल्कि इस बात पर बड़ा जोर देते हैं कि अलग अलग चश्मदीदों ने अलग अलग किस्म के जीवों को देखने की बात की थी, जो आज भी हो रहा है। कई अलग अलग किस्म के जीव थे जो आसमान से पृथ्वी पर आए थे। ग्रेज आए थे, रेप्टिलियंस आए थे, प्लेडियंस आए थे, और प्लेडियंस तो प्राचीन विश्व में पृथ्वी पर आने वाले तरह तरह के जीवों के पैमाने पर भी खरे उतरते हैं, जो इंसानों के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, अपनी हाइब्रिड संतान पैदा करते थे और मानव सभ्यता पर प्रभाव डालते थे। अगर प्लेडियंस भी दूसरी दुनिया से पृथ्वी पर आने वाले अलग अलग जीवों में से एक थे और वो किसी और स्टार सिस्टम से आए थे, तो क्या वो हमेशा के लिए यहाँ से लौट गए हैं, या वो आज भी हमारे बीच हैं?
इस वक्त भी एडम्स काउंटी, ओहायो, 2020। यहाँ एक जमाने में सबसे रहस्यमय बिल्डर्स का एक ग्रुप रहता था जिसे अडीना कल्चर कहते थे, और उसने यहाँ नॉर्थ अमेरिका की एक सबसे अनोखी प्राचीन साइट बनाई थी, सरपेंट माउंट। सरपेंट माउंट एक बहुत ही बड़ी सांप की मूर्ति है जो 1400 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी है। ये दुनिया में सबसे लंबी मूर्ति है और इसे सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि ये कब बनी थी या इसे क्यों बनाया गया था। ये प्राचीन विश्व का एक सबसे बड़ा रहस्य है। आर्कियोलॉजिस्ट आज भी इस बात पर सहमत नहीं है कि सरपेंट माउंट बनाने का मकसद क्या था, मगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इसका जवाब यहाँ के मूल निवासियों की पारंपरिक कहानियों में मिल सकता है। उन लोगों की कहानियों में जिनकी मिथक कहते हैं कि एक सांप और प्लेडीज से आए जीवों के बीच बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। मिथक कहते हैं कि उस युद्ध में 2 जीव शामिल थे, जिनमें से एक तो पानी का सांप था और दूसरा था थंडरबर्ड, जो प्लेडीज कल्चर के स्टार पीपल का प्रतीक था। ऐसे में कहा जाता है कि 2 एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स नस्लें सरपेंट माउंट में एक दूसरे का मुकाबला कर रही थीं, और सरपेंट माउंट में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस कहानी को सही साबित करती हैं। कोर सैंपल से पता लगता है कि यहाँ स्ट्राइडेड क्रिस्टल्स हैं और सरपेंट माउंट में इरिडियम के डिपॉजिट्स भी हैं। लोक कथाओं के मुताबिक उस युद्ध में हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था और उनसे ही यह स्ट्राइडेड क्रिस्टल्स या इरिडियम का डिपॉजिट आया। इरिडियम न सिर्फ पृथ्वी का सबसे रेयर मेटल है, बल्कि ये सबसे ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस भी होता है। ये जबरदस्त गर्मी सह सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हाई टेक्नोलॉजी में काफी किया जाता है और उनमें स्पेस प्रॉप्स भी शामिल हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सरपेंट माउंट में मिला इरिडियम किसी ऐसे परग्रही यान का हो जो उस युद्ध में शामिल था, जैसे कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं? अगर ऐसा था तो क्या उससे युद्ध के नतीजे का अंदाजा लगाया जा सकता है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट ये मानते हैं कि कई अलग अलग नस्ल के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हमारी पृथ्वी पर आते थे, और उनमें से एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स तो रेप्टिलियन भी था, सांप जैसा एक ह्यूमनॉइड जीव। कुछ लोग मानते हैं कि वो पृथ्वी पर अपना कब्जा जमाने के लिए आपस में लड़ रहे थे, और लगता है रेप्टिलियंस जंग जीत गए थे। वैसे तो पृथ्वी पर कब्जा जमाने की 2 परग्रही नस्लों के बीच होने वाली लड़ाई साइंस फिक्शन फैंटेसी ही लगती है, मगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि इसी से मिलती जुलती दूसरी कहानियां दुनिया की दूसरी संस्कृतियों में भी मिलती है, जो इस बात को सही साबित करती है। अमाटा, साउथ ऑस्ट्रेलिया, 20,000 साल से भी ज्यादा पहले का वालिनिंगा, जिसे केव हिल भी कहते हैं, वहाँ मिला रॉक आर्ट इस महाद्वीप पर एक अहम खोज मानी जाती है, और उसमें बिल्कुल शुरुआती प्लेडीज को दिखाया गया है। उस चित्र में वो 7 सिस्टर्स दिख रही हैं, जिनका पीछा ओरायन कॉन्स्टेलेशन पर रहने वाले जीव कर रहे हैं। मिथक के मुताबिक उन्हें मजबूर होकर रात के आसमान में भागना पड़ा और वहाँ वो प्लेडीज बन गए। एक सपनों जैसी कहानी है जो पूरे देश में सुनाई जाती है, प्लेयडीज की 7 सिस्टर्स की, और ये बात जगह बदलने पर भी ज्यादा नहीं बदलती। कभी ओरायन तो कभी सदर्न क्रॉस के जीव उनका पीछा करते मिलते हैं, मगर ये कहानी यहाँ उनके धर्म में हर जगह मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की भी एक कहानी है जो यहाँ से करीब 13,000 किलोमीटर दूर ग्रीस की एक कहानी से काफी मिलती है। उस कहानी के मुताबिक 7 सिस्टर्स पृथ्वी पर रहने वाले एक जीव से डर के भाग रही थी, जिसका नाम था ओरायन। ग्रेको रोमन ट्रेडिशन में प्लेडीज असल में बेटियां हैं एटलस और देवी प्लियोनी की। उनकी 7 बेटियां थीं। ओरायन भी हीरो होने की वजह से देवता ही माने जाते थे, और वो उन लड़कियों का पीछा कर रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि वो सुरक्षा के लिए सितारों की तरफ भागी और बाद में खुद भी तारा बन गईं। ग्रीस से करीब 10,000 किलोमीटर दूर वायोमिंग मूल के कीओवा कबीले के लोग कहते हैं कि द डेविल्स टावर एक बहुत बड़े भालू के पंचों में फंस गया था, जो 7 लड़कियों का पीछा कर रहा था। प्लेयडीज सबसे चमकदार तारे जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं, वो प्राचीन कथाओं में काफी अहम हैं। कायोबा लोग कहते हैं कि वो लड़कियां मदद के लिए घुटनों के बल बैठकर देवताओं को पुकारने लगी थी,
तब जमीन ऊपर उठी और आसमान तक चली गई। भालू ने उनका पीछा करने की नाकाम कोशिश की और उस चट्टान के एक साइड पर पंजा मार दिया। उन लड़कियों को बचाने के लिए ग्रेट स्पिरिट ने उन्हें आसमान में रहने की इजाजत दे दी और उन्हें 7 सिस्टर्स बना दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 संस्कृतियां एक दूसरे से इतनी दूरी पर हों और वक्त भी अलग हो, पर उनकी कहानियां एक जैसी हो? क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक सच्ची घटना के बारे में बता रहे हों और शायद उन जीवों के बीच एक संघर्ष हो रहा था, जिसमें से एक थे ओराइन सिस्टम के और दूसरा ग्रुप आया था प्लेडीज सिस्टम से? क्या ऐसा हो सकता है कि प्लेडियंस सितारों के बीच अपने घर लौट रहे थे? क्या ये प्राचीन कहानियां इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हो सकती कि प्लेडीज से आए जीवों को मजबूर होकर पृथ्वी से भागना पड़ा था? हवाई के मूल लोगों के मिथकों के आधार पर एंशिएंट हिस्टोरिक थ्योरिस्ट मानते हैं कि इससे भी कहीं बड़ी संभावना हो सकती है। हवाईयन लेजेंड में ये भी कहा गया है कि लेमुरियंस बाहरी हमलों से अपनी हिफाजत के लिए लावा ट्यून्स का इस्तेमाल करते थे। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी बात है जो उस युद्ध को देखकर कही गई थी, जो उस विनाशकारी बाढ़ के पहले लड़ा गया था। उसके बाद लेमुरियंस तो जमीन के नीचे चले गए और यहीं रह गए, लेकिन कुछ वापस प्लेडीज पर लौट गए थे। पूरे पैसिफिक में ऐसी कहानियां भी हैं जिनमें कहा गया है कि लेमुरिया या मू अब समंदर के नीचे हैं। अगर लेमुरिया वाकई एक यान था, तो क्या वो पानी के नीचे भी जा सकता था? और ऐसा हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स आज भी समंदर के नीचे हों? अगर कई प्राचीन सभ्यताओं में यही बात कही गई है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि प्लेडियंस हजारों साल पहले अपने होम प्लेनेट पर वापस नहीं गए थे, बल्कि वो आज भी यही हैं और समंदर में गहराइयों में हमें कहीं मिल सकते हैं? न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ के मूल निवासियों का कहना है कि ब्लू माउंटेन्स पर बने बड़े ही खास रॉक माउंटेन्स, जिन्हें 3 सिस्टर्स कहते हैं, वो असल में कभी यहाँ पत्थर के 7 स्पायर्स के अवशेष हैं। यहाँ के लोग उन्हें प्लेडीज के उन 7 सबसे चमकीले तारों से जोड़ते हैं। आज भी यहाँ के बुजुर्ग मानते हैं कि इस इलाके में एक कॉस्मिक कोड है, उन तारों को जोड़ने वाला एक पवित्र लिंक, जिसके जरिए वो अपने पूर्वजों के संपर्क में रह सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहीं से वो वापस गए थे। इस बात से जुड़ी कई कहानियां हैं कि प्लेडियंस इस पूरे ब्लू माउंटेन्स कॉस्फोर्ड इलाके के कई लोगों के संपर्क में थे। यहीं वो पृथ्वी पर आए थे और उनके साथ काम किया था। मैं ऐसे कई बुजुर्गों से मिला हूं जो कसम खाकर कहते हैं कि मैं उन ऊंचे कद के नीले जीवों से मिला था और उन्होंने हमें कई बातें बताई थी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कम्युनिटी में भी ब्लू माउंटेन्स को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स एक्टिविटी का हॉटस्पॉट माना जाता है। 1950 से अभी तक यहाँ सैकड़ों यूएफओ नजर आ चुके हैं। ये उन बुजुर्गों की बातों की तस्दील करता है जिन्होंने कहा था कि वो दूसरी दुनिया से आए पूर्वजों से यहाँ मिलते थे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जिन्हें वो अपने पूर्वज कहते हैं वो लौट आए हैं? काफी लंबे समय तक गायब रहने के बाद अगर प्लेडीज के परग्रही अब पृथ्वी पर लौट आए हैं, तो इसकी वजह क्या है? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें परग्रहियों द्वारा अगवा किए जाने की एक घटना से मिल सके, जो दुनिया के दूसरी छोर पर हुई थी। बोगोटा, कोलंबिया, 3 नवंबर 1973। इंजीनियर एनरिक कैस्टिलियो रिंकॉन अपने घर में थे, तभी उनके दिमाग में एक अनोखी आवाज गूंजने लगी। रिंकॉन ने कहा कि यह टेलीपैथिक कम्युनिकेशन उस जीव के साथ हो रहा था जो पृथ्वी से 400 लाइट ईयर दूर प्लेडीज पर था। रिंकॉन को एक खास झील के पास आने को कहा गया, जहां उनकी रूबरू मुलाकात होने वाली थी। वहां पहुंचने पर उन्हें एक प्लीडियन अंतरिक्ष यान में ले जाया गया। एनरिके कैस्टिलियो रिंकॉन को उन प्लेडियन स्टार विजिटर्स का एहसास होने लगा था। उन्होंने बताया कि उनसे कहा गया था कि उन्हें एक दूत के तौर पर चुना गया है और उन्हें काफी बातें भी बताई गईं। ये इस बात का भी सबूत है कि हमारे अतीत में भी प्लेडियन हमारे संपर्क में थे और एक प्रजाति के तौर पर हमारा इतिहास क्या रहा है। साथ ही ये भी पता लगता है कि किस तरह से प्लेडियंस हजारों साल से हमारे संपर्क में हैं।
रिंकॉन ने जो मैसेजेस बताए थे उनमें आने वाले बदलावों की बात कही गई थी और जल्दी ही वर्ल्ड वॉर 3 होने की बात भी थी। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की जानकारी से सरकारों पर क्या असर हुआ होगा। आम जनता के बीच आने के बाद रिंकॉन ने दावा किया कि सरकारी एजेंट्स उन्हें वॉशिंगटन डीसी ले गए थे, जहां टॉप लेवल ऑफिशियल्स ने उनसे पूछताछ की थी। रिंकॉन का केस इसलिए भी काफी दिलचस्प बन गया कि इस बात के डॉक्यूमेंट्स सामने आए कि CIA वाकई उन्हें अमेरिका ले गई थी और उन्हें डिब्रीफ किया था। 1973 के बाद कई और ऐसे लोग सामने आए जिनके साथ उन जीवों ने संपर्क किया था और उन्हें भी प्लेडीज के जीवों ने वैसी ही जानकारियां दी थी। एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी थ्योरिस्ट मानते हैं कि इस तरह से बार बार उनका हमारे संपर्क में आना और हाल में ही ओमुआमुआ का नजर आना इस बात का सबूत है कि वो हम इंसानों को अपनी वापसी के लिए तैयार कर रहे हैं। कई स्रोतों से हमें ये बात पता लग चुकी है कि प्लेडियंस इंसानों के साथ इंटरेक्ट करते रहे हैं और हमारे संपर्क में रहे हैं। अगर ये बात सही है तो हो सकता है कि ओमुआमुआ उसका एक हिस्सा हो, जो मानव सभ्यता को एक बहुत बड़ी कॉस्मिक रियलिटी बताने वाली है। ओमुआमुआ हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आने वाला पहला मेहमान। वो एक तरह का कॉलिंग कार्ड है, एक बिजनेस कार्ड है जो ये बताता है कि परग्रही कहाँ से आए थे। वो आए थे प्लेयडीज से। क्या एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी थ्योरिस्ट की बात सही है कि हम एलियन विजिटेशन के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं, उस दौर में जब हम प्लेडियंस और दूसरी परग्रही नस्लों को पृथ्वी पर वापस आता देखेंगे? शायद इसका जवाब हमें उस दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की जांच से मिल सके जो हाल ही में हमारे सौर मंडल में आया है। क्राइमिया, 30 अगस्त 2019। मार्गो ऑब्जर्वेटरी में अमेचर एस्ट्रोनॉमर गनाडी बोरिसोव को आसमान में घूमता एक बड़ा ही अनोखा ऑब्जेक्ट नजर आया। उसका नाम बोरिसोव कॉमेट रखा गया और हमारे सौर मंडल में नजर आने वाला वो दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था जो प्लेडियस स्टार क्लस्टर से ओमुआमुआ के आने के 2 साल बाद नजर आया था। बोरिसोव कॉमेट ऐसा दूसरा ऑब्जेक्ट है जो किसी और ग्रह से आया था। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो हमारे आउटर सोलर सिस्टम का हो ही नहीं सकता था। जाहिर है वो किसी और सोलर सिस्टम से आया था। भले ही हम ऐसी चीजों को ढूंढने में अब ज्यादा बेहतर हो गए हैं या अब हम ऐसी चीजों को अपने सूरज के आसपास देखने लगे हों, पर यह वो दौर है जब हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर से आने वाली चीजों को देख सकते हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स को ये बात खतरे की घंटी लग रही है और ये बात सोचने की है कि कहीं ये कॉस्मिक मैसेंजर्स हमारे लिए चेतावनी लेकर तो नहीं आ रहे हैं, और क्या आने वाले दिनों में हमारे सोलर सिस्टम में और भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। अगर हाँ, तो हम इस तरह के कितने ऑब्जेक्ट्स देखने वाले हैं। 2017 में एक पेपर पब्लिश हुआ जिसमें ये अंदाजा लगाया गया था कि हम और कितने इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक किसी भी समय ओमुआमुआ जैसा एक ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट के अंदर होता है। ये हमें दिखा रहा है कि वहाँ और क्या हो सकता है। हमारे पास किसी और सोलर सिस्टम का एक पीस भेजा गया है। अब हम किसी और ग्रह पर जीवन होने की खोज के और करीब पहुँचने लगे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि किसी और ग्रह पर भी जीवन है। हमारे सौर मंडल में भेजे गए 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की ऐतिहासिक खोज के बाद क्या हम किसी नए युग में जाने वाले हैं? उस युग में जहां हम जल्दी ही दूसरे ग्रहों से आए समझदार जीवों को देख सकेंगे। अगर ओमुआमुआ एक इंटरस्टेलर प्रोब है तो हम जानते हैं कि वो प्लेयडीज से आया था। क्या बोरिसोव ऑब्जेक्ट भी बहुत समझदारी के साथ पृथ्वी पर भेजा गया एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था? क्या वहां और भी प्रजातियां हैं जो पृथ्वी पर प्रॉब्स भेज रही हैं और जल्द ही हमें इसका पता लग जाएगा? मुझे उम्मीद है कि हम अपनी जिंदगी में ही उनसे ऑफिशियल कांटेक्ट कर लेंगे। मेरा मतलब है अगले 50 साल। मेरे मुताबिक सबसे बड़ा राज तब खुलेगा जब वो दरवाजा खुलेगा और वो उस रैंप पर चलेंगे। हमें लगेगा जैसे हम आईना देख रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारी ही तरह नजर आएंगे। पूरे मानव इतिहास में हम तारों के सहारे रहे ताकि वो हमारे यान को गाइड कर सके। हमने उनकी सीध में अपने सबसे पवित्र स्मारक बनवाए और ब्रह्मांड में अपनी जगह तलाशते रहे।
लेकिन क्या इन दूर दराज के सूरजों से हमारा और भी गहरा रिश्ता है? और अगर है तो क्या अब हम उस लुप्त जानकारी को प्राप्त करने के और करीब हैं? अब हम इस लायक हो गए हैं कि दूर अंतरिक्ष से आने वाले मेहमानों की पहचान कर सकें, और हो सकता है कि हमें जल्दी ही ये भी पता लग जाए कि हम इंसानों की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं बल्कि कई लाइट ईयर दूर हुई थी।